अकरम से बात करने के बाद अभिनव सो चुका था। अगली सुबह कब आई उसे पता ही नहीं चला। जब वो नौकरों के कमरे से बाहर निकल कर आया तो उसकी नजर सीधी अनन्या से मिली। उसने नीले रंग का टॉप और सफेद रंग के शॉर्ट्स पहने हुए थे। अभिनव को अब एहसास हो रहा था कि अनन्या काफी सुंदर है। अनन्या, नाश्ता रेडी है। इतने में शर्मिला की आवाज आई। अनन्या की नजर अभिनव से मिली, लेकिन वो उसे बिना कोई इशारा दिए बाहर से निकल गई। अभिनव अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया था। तभी उसे एक भारी सी आवाज सुनाई दी। तुम्हें क्या अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि हरदेव पाल सिंह की थी। वो नाश्ता करने के लिए पहले ही टेबल पर आकर बैठ गए थे। अभिनव हिचकते हुए उनकी तरफ बढ़ा और बोला, गुड मॉर्निंग। आजकल तुम्हें मॉर्निंग्स कुछ ज्यादा ही गुड नहीं लगने लगी है? इससे पहले इतने अच्छे बिस्तर पर सोए नहीं क्या? शर्मिला ने ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए कहा। हरदेव ने अभिनव को बैठने का इशारा किया और अभिनव अनन्या के बगल वाली कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। नाश्ते के लिए थैंक यू, अभिनव ने दिल से कहा। अनन्या, कल रात अभिनव कहाँ सोया था? इतने में हरदेव ने अनन्या की तरफ देखते हुए पूछा। अनन्या इस सवाल को सुनकर सक पका गई, लेकिन उसने अपना सिर नीचे रखा और कंधे उचकाते हुए बोली, मुझे नहीं पता। इससे फर्क भी क्या पड़ता है? वैसे भी इन दोनों की शादी कहाँ हुई है? शर्मिला ने बीच में आते हुए कहा। हरदेव ने पहले शर्मिला को देखा, उसके बाद अनन्या और अभिनव को देखते हुए बोले, अभिनव आज अनन्या के साथ कोर्ट मैरिज करेगा, दोनों रेडी रहना। ये सुनते अनन्या के होश उड़ गए। उसने कहा, दादाजी प्लीज, मैं अभिनव से शादी नहीं करना चाहती हूँ। यह सब तुम्हें इसके साथ एक ही बिस्तर पर रात गुजारने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें तो इस घर के कायदों के बारे में मालूम ही होगा। ऐसा नहीं है कि यह कायदा सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही लागू हो रहा है। लेकिन पापा जी, ये सारे नियम काफी पुराने हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के मॉडर्न टाइम में भी हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। वैसे भी आजकल इंडिविजुअल्स का जमाना है। ऐसे में अनन्या को ये फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो जिससे शादी करना चाहे कर सकती है, शर्मिला ने कहा। हरदेव ने उसे एक पल के लिए घूरते हुए देखा और बोला, अभिनव तुम अपने सारा सामान लेकर इस घर में आ जाओ और कोर्ट मैरिज की तैयारी करो। और हाँ, अब से तुम दोनों एक ही कमरे में पति पत्नी की तरह रहोगे। हरदेव की आवाज में जो गंभीरता थी उससे हर कोई घबरा गया था। फिर भी शर्मिला ने हिम्मत करते हुए कहा, अच्छा, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि जिसे आप अपना दामाद बनाना चाहते हैं वो असल में कैसा आदमी है। इतना कहते ही शर्मिला ने अपना फोन निकाला और उस पर वही वीडियो चला दिया जिसमें अभिनव मारपीट करता हुआ नजर आ रहा था। और उसने आगे कहा, ये देखिए, आपका सो कॉल्ड दामाद पब्लिक के बीच में ये कैसा काम कर रहा है। अब क्योंकि आपने लोगों के बीच में ये अनाउंस कर दिया है कि इन दोनों की शादी होने वाली है, तो इस वजह से अनन्या का भी नाम खराब हो रहा है। अभिनव ने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने सब जानबूझकर, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, हरदेव ने वीडियो देखा और जोर से चिल्लाते हुए कहा, शट अप! मुझे पहले से पता था तो किस तरह का आदमी है। पता नहीं अनन्या को तेरे अंदर क्या नजर आया। अभिनव को यह सुनकर बुरा लगा। जब तक कोई उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता तो वो सहन कर सकता था, लेकिन अगर कोई उसके वजूद पर उंगली उठाए ये उससे बर्दाश्त नहीं था। उसके सामने जो नाश्ता रखा हुआ था अब उसे वो भी खाने की इच्छा नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और हरदेव की तरफ देखने लगा। हरदेव ने आगे कहा, खैर, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। शर्मिला, इंडिविजुअल्स का जमाना है। तुम्हारी बेटी ने अभिनव को चुना है, ऐसे में मैं उसकी इंडिविजुअल चॉइस के आड़े नहीं आना चाहता हूँ। और तुम में से किसी ने भी परिवार का नियम बदलने की सोची तो? इतना कहकर हरदेव सब लोगों की तरफ देखने लगा। किसी की आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हरदेव ने आगे कहा, अनन्या, जो 2 कंपनी तुम्हारे अंडर चल रही है उन्हें मैं सनी को दे रहा हूँ। तुम अब आगे सिर्फ वही कंपनी संभालोगी जो तुम्हें विरासत में मिली थी, उसके अलावा कुछ नहीं। इतना कहकर हरदेव पाल सिंह ने पानी पिया, अपनी जगह से उठे और निकल गए। अनन्या की आंखें आंसू से भर आई थी। शर्मिला को भी गुस्सा आया और उसने उबलते हुए कहा, नहीं, वो इस तरह से मेरी बेटी से सब कुछ नहीं छीन सकते। वो मेरी बेटी के साथ इस जैसे आदमी से शादी कराने की जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी बच्ची, बेचारी मेरी बच्ची का क्या होगा? इस फक्कर के साथ रहकर वो क्या खाएगी, कैसे रहेगी? अभिनव जानता था कि शर्मिला बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रही है। उसने धीरे से कहा, मैं उसका और अपना दोनों का ध्यान रख सकता हूँ। मैंने अकरम सर से भी बात की है, वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। बदले में उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मैनेजर की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। झूठ मत बोलो अभिनव, शर्मिला ने तुरंत कहा। एक सेकंड शर्मिला, अभिनव, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें अकरम की कंपनी में नौकरी मिल गई थी? राजीव के सवाल के जवाब में अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। शर्मिला ने कहा, मैं मान ही नहीं सकती। उधर अनन्या अभी भी रोए जा रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से शर्मिला को बोली, अभिनव के पापा अकरम सर के ड्राइवर थे। हालांकि अनन्या को यह कहते हुए भी डाउट था कि अभिनव उसकी मदद कर पाता या नहीं। इस खबर को सुनकर राजू और शर्मिला हैरान हो गए और एक साथ बोले, अकरम इस लड़के को जानते हैं? अकरम इस लड़के को जानते हैं? अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों खुले मुंह के साथ अभिनव को देख रहे थे। अभिनव ने अनन्या से कहा, चले? कहाँ चले? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अनन्या ने बिगड़ते हुए कहा और टेबल से उठकर घर से बाहर निकल गई। ये देख अभिनव हैरान हुआ और उसके पीछे जाते हुए बोला, अनन्या सुनो, अनन्या। आखिर में जब अनन्या अभिनव की गाड़ी के सामने रुकी तो वो भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अनन्या अभिनव की गाड़ी को देखते हुए बोली, ये तुम्हारी गाड़ी है? अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्या मैं तुम्हें इसमें राइड पर लेकर जा सकता हूँ? इस डस्टबिन में? अनन्या, ये बहुत अच्छी गाड़ी है। हाँ, बाहर से थोड़ी गंदी दिखती है, लेकिन एक बार तुम अंदर बैठकर तो देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। चलो ना, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अनन्या ने कुछ देर के लिए उस गाड़ी को देखा और बोली, तुम्हें ये गाड़ी भी अकरम सर ने दी होगी? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि ये गाड़ी तुम्हारी है? ये तुम्हारी कंपनी की गाड़ी है और तुम इसे ऐसे लेकर इधर से उधर घूम रहे हो? इस गाड़ी में जाने से अच्छा है कि मैं अपनी गाड़ी में चली जाती हूँ। थैंक यू। और इतना कहकर अनन्या अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी।
अभिनव सिर्फ उसे जाते हुए देख रहा था, वो उसे नहीं रोक सकता था। अभिनव भी उसके पीछे ऑफिस पहुंचा। वो आने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए जेनी ने उसे सुना दिया। अभिनव जेनी से इस बात का बदला लेना चाहता था, लेकिन आज नहीं। आज उसे बहुत काम था। ना सिर्फ उसे अनन्या का काम करवाना था, बल्कि उसे मैरिज रजिस्ट्रार के पास भी जाना था और उसके बाद रियूनियन में भी जाना था। अनन्या का काम खत्म करवाने के बाद अभिनव सीधा अपने कमरे पर आया और उसने जरूरत का सारा सामान समेट लिया। हरदेव ने उसे जल्दी घर आने को कहा था, इसलिए वो तुरंत अपने कमरे से निकल गया। जब वो अनन्या के घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर की पार्किंग में सिर्फ अनन्या की गाड़ी खड़ी है। हरदेव, राजीव और शर्मिला घर में नहीं थे। सनी भी वहां नहीं था। ऐसे में घर में शांति थी। अभिनव को यह शांति अच्छी लगती थी। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसे एक खुशबू आई। वो जानता था कि यह खुशबू अनन्या की है। अनन्या बार स्टूल पर बैठी थी। उसने शराब पी थी या नहीं, ये कह पाना मुश्किल था। अभिनव पास आया तो उसने देखा कि अनन्या ने अपने कपड़े बदले हुए थे। उसने एक सुंदर सा वन पीस पहना हुआ था। जैसे ही अनन्या की नजर अभिनव से मिली तो उसने कहा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और उसने अपने ग्लास में थोड़ी शराब डाली। मैं तैयार हूँ, चले। इस तरह के कपड़ों में तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने वाली हूँ। थोड़ा तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। वहां कुर्सी पर एक सूट रखा है, उसे पहन लो। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। थैंक यू, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और सूट की तरफ बढ़ने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनन्या उसके लिए सूट लेकर आएगी। शायद वो उतनी भी बुरी नहीं थी जितना अभिनव सोच रहा था। उसने तुरंत अपने कपड़े बदले, सूट पहना और बाहर आ गया। अभिनव बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका सूट देख ऐसा लग रहा था जैसे ये खास उसी के लिए बना हो। अनन्या ने जब उसे देखा तो वो देखती ही रह गई। इससे पहले कि अभिनव उसे अपने आप को देखते हुए देखता, अनन्या ने अपना सामान लिया और गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। पर उसे पता नहीं था अभिनव उसे देख चुका था। वो भी मुस्कुराते हुए अनन्या के पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर आया तो अनन्या ने कहा, तुम अपने ऑफिस वाली गाड़ी से आना। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने वाली हूँ और ना ही तुम्हारे उस डस्टबिन में बैठने वाली हूँ। रजिस्ट्रार के ऑफिस पर मिलो। इतना कहकर अनन्या वहां से निकल पड़ी। अभिनव ने भी अपनी गाड़ी उठाई और उसके पीछे जाने लगा। वो गाड़ी काफी धीरे धीरे चला रहा था। वो कुछ वक्त सिर्फ अपने आप के साथ रहना चाहता था। उसे लग रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा है। उसे शादी के लिए मना कर देना चाहिए था, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो बिना अपनी असली पहचान बताए इस शादी को नहीं रोक सकता था। इसके अलावा उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो हरदेव से बच सके। अनन्या ने अपनी गाड़ी रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर लगा दी। अभिनव ने भी अपनी गाड़ी लगाई और दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे। अंदर जाकर थोड़ी फॉर्मेलिटीज के बाद रजिस्ट्रार ने कहा, यहाँ साइन कर दीजिए, और पेन उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। अनन्या और अभिनव एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों साइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरियों ने उन्हें इस जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहां उन दोनों के पास पेन उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अभिनव ने अपनी नजर नीचे की। अनन्या ने पेन उठाया और साइन कर दिया। जब अभिनव और अनन्या बाहर आए तो अभिनव के हाथ में उनका मैरिज सर्टिफिकेट था। अनन्या उस सर्टिफिकेट को हाथ भी नहीं लगाना चाहती थी। उसने अभिनव से कोई बात नहीं की और अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। इधर अभिनव को भी देर हो रही थी। उसे रियूनियन के लिए जाना था और उसके पास कपड़े बदलने का वक्त नहीं था। ऐसे में वो उन्हीं कपड़ों में रियूनियन के लिए निकल गया। जैसे ही अभिनव होटल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि हरीश कामिनी नाम की एक लड़की के साथ बाहर आ रहा था। कामिनी कॉलेज में उन लड़कियों की लीडर हुआ करती थी जो अभिनव और उसके जैसे बाकी लोगों को बुली करते थे। जैसे ही उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसने कहा, ओह, देखो तो कौन आया है, अभिनव। हेलो, अभिनव ने कहा। कामिनी ऊपर से नीचे तक उसके सूट को देख रही थी। इतने में हरीश ने कहा, बहुत बढ़िया सूट पहना हुआ है। मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं, क्योंकि डिलीवरी वालों का टाइम फिक्स नहीं होता ना, उन्हें कभी भी डिलीवरी के लिए बुला लेते हैं। क्या ये डिलीवरी बॉय है? कामिनी ने हैरान होते हुए कहा। तुम्हें नहीं पता था? नहीं यार, मैं तो अमेरिका में थी ना, तो मुझे कैसे पता होता। तो अभिनव, तुम क्या यहाँ अपना काम डिच करके आए हो? नहीं, मैं डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ। ये सुनते ही हरीश जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे हाँ, इसने तो अनन्या सिंह को फंसाकर उससे शादी की है ना, अब अपनी बीवी के ऑफिस में काम कर रहा होगा। ये कहते ही कामिनी और हरीश जोर जोर से हंसने लगे। अभिनव को उन दोनों की शक्ल देख गुस्सा आ रहा था। उधर जब अभिनव को गुस्सा आ रहा था तब इधर वही हट्टा कट्टा सा आदमी हाथ में सिगार लिए अपने सेक्रेटरी के पास खड़ा था। उस आदमी ने पूछा, टाइगर दिखता कैसा है, कुछ पता चला? हम वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं सर। मुझे एक हफ्ते में उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। हमारे जासूस से कहो कि जरा जल्दी काम करना शुरू करे। इतना कहकर उस आदमी ने सिगार का कश लिया और खिड़की से बाहर धुआं उड़ा दिया। अब आगे क्या होने वाला था? कौन था यह आदमी जो अभिनव के पीछे पड़ा था? और क्या नया मोड़ लेने वाली थी अभिनव की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभिनव के साथियों ने उसे बेइज्जत करना शुरू कर दिया था, मगर अभिनव जितना हो सकता था उतना शांत रहने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि ये एक लंबी रात होने वाली है और वो इस रात को ऐसा कोई पंगा नहीं करना चाहता था जिससे उसे फिर से अनन्या और उसके परिवार की दो बातें सुननी पड़े। उसने कामिनी से कहा, मैं अनन्या की कंपनी में काम नहीं करता हूँ, हम लोग अंदर चले। और आज अचानक से ये रियूनियन रखने की क्या सूझी? हरीश ने ये सुनते ही अपना गला साफ किया और कामिनी के हाथ में अपना हाथ डालते हुए बोला, चलो अंदर चलते हैं। वो देखो, कृतेश भी आ गया। हेलो कृतेश। अभिनव ने जैसे ही ये सुना तो वो पलटकर देखने लगा। कृतेश बिना अभिनव को देखे उसके बगल से निकल गया था। कृतेश उनके कॉलेज का वो लड़का था जिस पर लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी मरते थे, सिवाय अभिनव के। एक अमीर बाप का हैंडसम लड़का कृतेश सभी का चहेता था।
लड़कियां उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के सपने देखती रहती थी और लड़के उसे अपना जिगरी दोस्त। हेलो पीपल, कृतेश ने जोश में कहा। तभी उसकी नजर अभिनव से मिली और वो बोला, ओ हो, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आने वाले हो। हेलो कृतेश, अभिनव ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। चलो तो फिर पार्टी शुरू की जाए, हरीश ने कहा और सब लोग अंदर चले गए। वो सभी एक बड़े से हॉल में पहुंच चुके थे। अभिनव बहुत सालों के बाद उन चेहरों को देख रहा था जिन चेहरों ने कुछ साल के लिए उसका जीना हराम कर दिया था। हालांकि हमने कोशिश की थी कि सब लोगों को बुलाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे लोग नहीं आ पाए। जो नहीं आए वो बदकिस्मत है, और जो आए हैं मैं उन सब की तरफ से कृतेश को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट कृतेश, अगर तुम नहीं होते तो ये सब नहीं हो पाता। गिरीश ने कहा, हाँ, कृतेश की वजह से ही हमें ये होटल मिला है। ही इज पेइंग फॉर ऑल ऑफ अस। कृतेश, अब तो बता दो ये सब कितने का पड़ा? कामिनी ने पूछा। ये सुनते ही कृतेश के चेहरे पर शर्म भरी मुस्कान आ गई और उसने कहा, सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू। उसके बाद कृतेश कामिनी के पास आया और धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगा। कामिनी उसकी बात सुनकर हंसे जा रही थी। अभिनव एक लड़की के बगल में आकर बैठ गया था। वो उसे जानता तो था, लेकिन उसका नाम भूल चुका था। तभी एक लड़की ने कामिनी से कहा, मैंने सुना है तुम वर्ल्ड टूर पर गई हुई थी। कामिनी ने घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं अभी 10 कंट्रीज घूम कर आई हूँ और अभी थोड़े दिनों बाद पेरिस जाने की सोच रही हूँ। और इस बार तो मैं भी इसके साथ जाने का सोच रहा हूँ। इंडिया से काफी बोर हो गया हूँ। हरीश ने कहा और हंसने लगा। बाकी सभी लोग भी उनके साथ हंस रहे थे, सिवाय अभिनव के। इतने में कामिनी ने कृतेश की तरफ देखा और बोली, वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैं तो अभी इंडिया भी रहने वाला हूँ। कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन पर काम कर रहा हूँ। बाय द वे, हम लोगों को ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। जिसे जो खाना हो, जो पीना हो, वो ऑर्डर कर सकता है। एंड यस, डोंट वरी अबाउट द बिल्स। ये सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। वो जानता था कि कृतेश शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। देखना, ये अपने पापा की किसी कंपनी को संभालने के लिए यहाँ रुका होगा। इतने में डेविड नाम की एक लड़की ने कहा, तुम लोगों को पता है, पूरे देश की अमीरों की लिस्ट में अभी कृतेश के पापा का भी नाम ऐड ऑन हुआ है। नाम तो अभी ऐड हुआ है, पर अमीर तो इसके पापा पहले से ही थे, नहीं कृतेश? इतने में कामिनी ने कहा। वो दोनों एक दूसरे को जिस तरह से देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन दोनों में कुछ खिचड़ी पक रही है। अभिनव की नजर सिर्फ कृतेश पर थी। उसका घमंड वक्त के साथ बढ़कर कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा हो गया था। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, उस लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम आता है? टाइगर का। इतने में एक लड़के ने धीरे से कहा। यह सुनते ही हरीश बोला, टाइगर का? हाँ, उसके पास अभी भी बहुत सारे एसेट्स है। टाइगर सबसे ऊपर है और उसके बाद है दिक्पाल चिंगावत। हाँ, पर यहाँ तो सबसे अमीर कृतेश ही है ना। कामिनी ने बात छुपाने के लिए कहा। उसकी बात पर हर कोई आपस में जरूर बात करने लगा था, लेकिन कोई भी जोर से कुछ नहीं बोल रहा था। अभिनव उन्हें ये सब करते देख बस हंस रहा था। किसी को पता नहीं था कि वो टाइगर है। अभिनव यही सोच रहा था कि जब उन्हें उसकी असली पहचान का पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये सच जानने में उन्हें जमाना लग जाएगा। क्या बात है अभिनव, इतनी हंसी क्यों आ रही है भाई? इतने में एक लड़की ने अभिनव की तरफ देखते हुए पूछा। इतने में एक और लड़की ने कहा, पहले तो ये बताओ कि इसे यहाँ बुलाया किसने है? मैंने बुलाया है, ये भी हमारा क्लासमेट रहा है। नहीं, हम लोग क्लास में जरूर साथ बैठते थे, लेकिन अब हम साथ नहीं बैठ सकते। हाँ, मैंने भी सुना है कि ये डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेनू देखना चाहिए। खाना बनने में भी तो टाइम लगता है ना। अभिनव ने बात पलटते हुए कहा। वो इनमें से किसी को भी जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी इस बात से बाकी लोग भड़क उठे। उनमें से एक आदमी ने कहा, ओ भाई, ये मजा चल रहा है क्या? तुझे क्या लगता है कि कृतेश तेरे लिए भी खाना ऑर्डर करने वाला है? अब तू कब से कृतेश का दोस्त हो गया? कामिनी ने भी घी में आग डालते हुए कहा, हाँ, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो उसका पैसा तुम्हें खुद ही देना होगा। लेकिन यह सुनते ही कृतेश ने अपना हाथ उठाया और सभी को शांत करवाते हुए बोला, अरे कामिनी, कैसी बात कर रही हो? अब वो पार्टी में आया है तो खाना तो खाएगा ही ना। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारा भी बिल भर दूंगा। कामिनी ने कहा, वाह कृतेश, तुम कितने स्वीट हो। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपना बिल भरने दो, ताकि उसे भी तो आगे से पैसे कमाने का मोटिवेशन आए। अगर वो ऐसे फ्री का खाना खाता रहेगा तो फ्री का खाना तो हम सभी खा रहे हैं, फिर तो हम सभी को अपना अपना ऑर्डर खुद ही देना चाहिए। इतने में गरिमा नाम की एक लड़की ने कामिनी की बात काटते हुए कहा। वो बाकी लोगों की तरह अभिनव का मजाक नहीं उड़ाया करती थी। अरे छोड़ो भी गरिमा, क्यों बात को बढ़ाना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं पे कर दूंगा। कृतेश ने कहा, तो फिर अभिनव को तुम्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा। कामिनी ने कृतेश की बात के जवाब में कहा। सभी की नजरें अभिनव पर टिकी हुई थी। हर कोई ये देखना चाहता था कि अभिनव कृतेश को थैंक यू बोलने वाला था या नहीं। अभिनव से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जब तक कॉलेज में था तब तक ये सब सह सकता था, लेकिन अब नहीं। ऐसे में अभिनव अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, एक मिनट रुकिए, कोई भी ऑर्डर मत देना, मैं अपना क्रेडिट कार्ड लेकर आता हूँ। क्या? क्यों मजाक कर रहा है भाई? पागल हो गया है क्या? पता भी है यहाँ एक प्लेट खाने की कीमत क्या है? अभिनव ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। उसके तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आया। इतना कहते अभिनव उस कमरे से बाहर निकल गया था। अकरम ने सुबह ही डीके के जरिए उसे क्रेडिट कार्ड भिजवा दिया था, जो अभिनव की गाड़ी में रखा हुआ था। वो क्रेडिट कार्ड लाने से पहले बार की तरफ मुड़ गया। वो अपने लिए एक शैंपेन की बोतल लेना चाहता था। जैसे वो बार में दाखिल हुआ तो अचानक से उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो एक आदमी के पास बैठी हुई थी जिसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। वो लड़की उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़का उसे बार बार अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। जैसे अभिनव ने थोड़ा पास जाकर देखा
तो उसे पता चला कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी अनन्या है। अभिनव अनन्या के साथ ये सब होता देख गुस्से से लाल हो गया। वो अनन्या की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब वो और पास आया तो उसने देखा कि उस लड़के का हाथ अनन्या की कमर में था। ए, हाथ हटा! अभिनव उस आदमी पर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनते ही 3 और लोग अपनी कुर्सी से उठे और अभिनव को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, ए भाई, कोई दिक्कत? मैं तेरा भाई नहीं हूं, ये मेरी बीवी है। हाथ हटा ले नहीं तो तोड़कर फेंक दूंगा। अभिनव ने कहा। यह सुनते ही जिस आदमी ने अनन्या की कमर में हाथ डाला हुआ था उसे हंसी आ गई। उसने अपने आदमियों को इशारा किया तो उन्होंने अभिनव को कंधों से पकड़ा और उसे खींचकर बाहर की तरफ ले जाने लगे। अभिनव जानता था कि वो उसे इसलिए बाहर ले जा रहे थे ताकि वह उसके साथ मारपीट कर सके। अभिनव भी यही चाहता था। वो बार के अंदर लड़ाई करके फिर से अनन्या और उसके परिवार के सामने गुंडा साबित नहीं होना चाहता था। कुछ ही सेकंड्स में वो अभिनव को पीछे के दरवाजे से बाहर ले आए और उसे जमीन पर पटक दिया। वहां काफी अंधेरा था। ऐसे में किसी के लिए भी वीडियो बनाना या फोटो खींचना मुश्किल था। अब अगर 1 सेकंड भी यहाँ दिखाई दिया ना तो लात मारकर नोएडा पहुंचा दूंगा। चल निकल यहाँ से। एक आदमी ने अभिनव को धमकी देते हुए कहा। अभिनव अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, साले, पहले तो खुद तो पाकिस्तान से वापस आ जा। इतना कहते ही अभिनव ने उसके पेट में एक जोरदार लात मारी और वो आदमी बहुत दूर जाकर गिरा। इतने में बाकी लोगों ने अभिनव पर धावा बोला तो एक के बाद एक अभिनव ने सभी की हेकड़ी निकाल दी। आखिर में उसने उनमें से एक का कॉलर पकड़ा और बोला, कौन है वो हरामखोर जो मेरी बीवी के साथ था? बता। वो डॉन है, हमारा बॉस। हमको नहीं पता था कि वो लड़की हमारी भाभी है। वो जब अंदर आए तो डॉन की नजर उन पर टिक गई और उसके बाद। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता अभिनव ने उसे एक और लात मारी और वो लड़का नीचे गिर गया। अभिनव का दिमाग खराब हो गया था। उसने जितना सोचा था इस शहर में उससे ज्यादा माफिया ग्रुप्स एक्टिव हो गए थे। ऐसे में अभिनव नीचे झुका और बोला, तुम लोग किसके लिए काम करते हो, टाइगर या छिंगावत? उस आदमी ने दर्द में कराहते हुए कहा, टाइगर। यह सुनकर अभिनव एक पल के लिए शांत हो गया। उसने फिर से उस आदमी का कॉलर पकड़ा और बोला, तो तुम्हारा टाइगर तुम्हें पराई औरतों पर नजर डालना, उनका रेप करना सिखाता है? टाइगर अब नहीं रहा। उसके सारे लोग बिखर गए। कोई किसी की नहीं सुनता। आपको क्या लगता है हम अकेले ऐसे हैं जो ये सब कर रहे हैं? अब टाइगर नहीं है तो लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए और छिंगावत मोंटी को उड़ाना चाहता है ताकि टाइगर ब्रांड का पत्ता साफ हो जाए। उसकी बातें सुनकर अभिनव को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टाइगर को गए हुए कितना वक्त हो गया था। वो कुछ कहने की हालत में नहीं था। उसे लगा कि ये लोग जो कर रहे थे उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे में अभिनव ने उस आदमी को हाथ दिया और बोला, उठ, खड़ा हो, हॉस्पिटल जा, अपना बिल अकरम के ऑफिस पे भिजवा देना, मैं क्लियर करवा दूंगा। क्या आप अकरम को जानते हो? ये सवाल सुन फिर से अभिनव चुप हो गया था। उसे इस वक्त इन लोगों को अपनी पहचान बताना सही नहीं लग रहा था। ऐसे में उसने कहा, मैं टाइगर की टीम का कोर मेंबर हूँ। अभिनव का दिल ये कहते हुए तेजी से धड़क रहा था। इन लोगों को देखकर उसे यह एहसास हो रहा था कि उसे सिर्फ अपने पिता का बदला नहीं लेना था बल्कि इन जैसे हजारों लोगों को लाइन पर लेकर आना था। ये सारे लोग उसके बच्चों जैसे थे और अभिनव उन सभी का बाप। उन लोगों को रवाना करने के बाद अभिनव फिर से बार में दाखिल हो गया था। अचानक से उसकी नजर अनन्या को ढूंढने लगी थी, लेकिन अनन्या कहीं नहीं थी। सभी जगह देखने के बाद भी अभिनव को अनन्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। अभिनव ये देख घबरा गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कहां चली गई थी अनन्या? क्या उसके साथ कुछ गलत होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।